नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मैं 2013 दिसंबर का जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसका दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी कि कृपया इस वीडियो को ज़रूरतमंद के पास ज़रूर शेयर करें। और चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 26 से लेकर 45 तक देखेंगे, क्योंकि बाकी के जो 5 प्रश्न हैं वो अपठित गद्य पर आधारित होते हैं, तो उन्हें आप खुद ही सॉल्व करने का प्रयास करें। तो प्रश्न संख्या 26 है कि काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इसमें 4 कृतियां रखी गई हैं: खुमान रासो, बीसलदेव रासो, चंदनबाला रास और पवम चरियू। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा पवम चरियू जो कि स्वयंभू की रचना है। उसके बाद आएगा खुमान रासो जो कि दलपति विजय की रचना है। बीसलदेव रासो नरपति नाल का है और चंदनबाला रास आसगु कवि का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 27 है कि काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। इसमें 4 आचार्य हैं: भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ और वामन। तो हमें इसका सही अनुक्रम लगाना है। तो यहाँ पे विश्वनाथ सबसे लास्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विश्वनाथ 17वीं शताब्दी में आते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें 4 ग्रंथ हैं: काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। तो काव्यादर्श दंडी का है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट का है और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है। और इसके अगर हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आएगा चौपाई, उसके बाद पीयूष वर्धक, उसके बाद रोला, उसके बाद गीतिका। प्रश्न संख्या 30 है कि प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। इसमें 4 उपन्यास हैं: नदी के दीप, अंधेरे बंद कमरे, वेदिन और भाग्यवती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आएगा भाग्यवती, उसके बाद नदी के दीप आगे का है, अंधेरे बंद कमरे, उसके बाद आएगा लास्ट में वेदिन। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे 4 पत्रिका हैं: कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और विश्व भारती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र की है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की और विश्व भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और इसके अगर हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृतियां हैं जो मैंने स्मृति के दीप जलाए, भावों के तीर्थ यात्रा, वे दिन वे लोग और वन तुलसी की गंध। तो यहाँ पे वन तुलसी की गंध फणीश्वरनाथ रेणु का है और बहुत ही फेमस रचना है। तो इसके आधार पे हम इसका सही जवाब देखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। विधा इसका पूछी गई है रचना का नाम देकर: एक कंठ विषपाई, अन्या से अनन्या, एक बूंद सहसा उछली और उत्तर योगी श्री अरविंद। तो एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान का जो है आत्मकथा है, एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है, उत्तर योगी श्री अरविंद ये जीवनी है। प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको मैं छोटा कर लेती हूँ, मिलान करने में आसानी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिजन गाथा नागार्जुन की लंबी कविता है, बाघ जो है वो केदारनाथ सिंह की लंबी कविता है, शिवाजी का पत्र निराला की लंबी कविता है और फिर मृत्यु गाथा धर्मवीर भारती की लंबी कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। बी है नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, शुक्ल का कथन है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति है। और आचरण की सभ्यता का यह देश ही नरेला है, यह सरदार पूर्ण सिंह की पंक्ति है। और इन सभी बातों के आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निबंध संग्रह मित्रों वो होते हैं कि जिनमें बहुत सारे निबंध संकलित हों और निबंध मात्र एक होता है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रिया नीलकंठी, ठेले पर हिमालय और आलोक पर्व। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। प्रिया नीलकंठी ये कुबेरनाथ राय का मिश्र वो निबंध संकलन है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का निबंध संकलन है। और आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है। और इसके सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। अज्ञेय, निराला, पंत, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं सूची नंबर 2 में। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात, ये अज्ञेय की पंक्तियाँ हैं। मुक्त करो नारी को मानव, रूपों में एक और रूप सदा खिलता है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये निराला की पंक्ति है। व्यक्ति का धर्म है तप, करुणा और क्षमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। केशव कही न जाई का कहिए, बी है अविगत गति कुछ कहत ना आवे, ये निसंदेह सूर की पंक्तियां हैं। राम भगति अनियारे ती, जोरी लाई रकत कै लेई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तुलसी की पंक्तियां हैं कि केशव कई न जाए का कहीं। यहाँ पे जो परीक्षक है उसने गूगली खेल दी है, क्योंकि तुलसी जी ने राम के बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ पे केशव देख के वो दिग्भ्रमित करना चाह रहा है, लेकिन जिसे ये पता होगा वो प्रश्न नहीं गलत करेगा। और अविगत गति कुछ कहे ना वे सूरदास की पंक्तियाँ हैं। राम भगति अनियारे तीर, ये कबीरदास की पंक्तियाँ, यहाँ भी गूगली खेल गया है परीक्षक। डी है कि जोरी रकत लाई के ले, तो ये निसंदेह जैसी की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 39 है। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। रस रहस्य, रस सारांश, कवि कुल कल्पतरु और ललित ललाम। तो रस रहस्य जो है वो कुलपति मिश्र का है, कुलपति मिश्र की रचना है। और जो रस सारांश है ये भिखारी दास की रचना है। कवि कुल कल्पतरु जो है ये चिंतामणि की रचना है। और ललित ललाम मतीराम की रचना है। तो इसके आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। कवितावली, पृथ्वीराज रासो, बरवै नाई का भेद और अमीर खुसरो की मुकरियाँ। तो सबको पता है कि अमीर खुसरो ने खड़ी भाषा में लिखा है। कवितावली जो है ये अवधि की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है ये पिंगल की रचना है। बरवै नाई का भेद जो कि रहीमदास का है, ये ब्रज भाषा में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 41 है। स्थापना की गई है कि उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है। इसका तर्क दिया गया है कि इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर हुआ है। तो हमें इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 42 है। स्थापना है कि अधिकतर मनोवेत्ताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। इसका तर्क दिया गया है कि आस्वादन के समय पाठन वेदांत शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो स्थापना की गई है वो तो गलत है, लेकिन इसकी जो तर्क दिया गया है वो एकदम सही है। प्रश्न संख्या 43 है। स्थापना है कि वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। इसका तर्क है क्योंकि संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है। इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं माना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। प्रश्न संख्या 44 है। स्थापना है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता। तर्क है कि जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ए और आर मतलब स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 45 है। स्थापना है कि प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। इसका तर्क दिया गया है कि इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो इसकी स्थापना है वो तो सही है, लेकिन इसका जो तर्क दिया गया है वो एकदम गलत दिया गया है। तो ये थे आज के टोटल 45 प्रश्न, और इस विश्वास के साथ कि आपको आपकी तैयारी में बहुत ही सुलभता होगी। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया है इसे हल्के में ना लें और इसे खुद पढ़ के सॉल्व करने का प्रयास करें,
क्योंकि आजकल जो एनटीए में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो यहाँ से 10 प्रश्न आ रहे हैं, ना कि 5 प्रश्न आ रहे हैं। और फर्स्ट पेपर में भी अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न आते हैं, तो टोटल यहाँ पे 15 प्रश्न एक प्रश्न पत्र में बन रहे हैं, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।